Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। ट्विटर के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। जैक डॉर्सी ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। पराग अग्रवाल अब ट्विटर के नए सीईओ होंगे। IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं पराग अग्रवाल, जो कि अब ट्विटर के नए सीईओ होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट पराग अग्रवाल अब जैक डॉर्सी की जगह सीईओ होंगे। तो ट्विटर से जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दे दिया है। पराग अग्रवाल नए सीईओ होंगे ट्विटर के। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर। जैक इस्तीफा दे दिया है तो पराग अग्रवाल अब ट्विटर के नए सीईओ होंगे। तो IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट है पराग अग्रवाल, जो कि अब ट्विटर के नए सीईओ होंगे। बढ़ते आगे, शीतकालीन सत्र शुरू होते ही आज पहले ही दिन संसद में कृषि कानून वापसी बिल को मंजूरी मिल गई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बिना चर्चा के बिल पास हो गई। हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम रिपील बिल का स्वागत करते हैं, कोई इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रिपील बिल पर चर्चा की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था। संसद के पहले दिन 29 तारीख को ही तीनों बिलों को पार्लियामेंट ने भी रिपील कर दिया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है। निकालने की जरूरत नहीं है। हम जो 3 एक्ट उन्होंने विड्रॉ किया है उसके समर्थन में हम हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर बहस हो जाए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के 15 निकायों में आगामी 20 दिसंबर को मतदान होने हैं और दोनों दलों के दफ्तरों में इस वक्त चुनाव मैदान में जीतने वाले उम्मीदवार उतारने की कवायद जारी। कांग्रेस और भाजपा अपने अपने फॉर्मूले के हिसाब से समितियां बनाकर प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जुटे। छत्तीसगढ़ के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश के कुल 15 निकायों के 370 वार्डों में होने जा रहे चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में हजारों की संख्या में टिकट के दावेदार हैं, जिनमें से सही उम्मीदवार को उतारना और बाकी को साधना भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने वार्ड स्तर पर एक समिति बनाकर संबंधित दावेदारों के बारे में आम जन से रायशुमारी शुरू कर दी है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशी पर अंतिम निर्णय लेगी। इधर भाजपा संभावित प्रत्याशियों की सूची जिला चयन समिति को भेजेगी, जहां से इसे चर्चा के बाद संभागीय चयन समिति को भेजा जाएगा और फिर आखिर में प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत कर प्रत्याशियों के नाम घोषित होंगे। प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों पार्टियों में एक एक बैठकें हो चुकी हैं। निकायवार प्रभारी तय हो चुके हैं। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति की एक बैठक भी की, जिसमें निकायों के सर्वांगीण विकास से जुड़े वायदों पर विस्तार से बातचीत की गई। जल्दी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PCC चीफ मोहन मरकाम घोषणा पत्र जारी कर देंगे। नगरीय निकायों में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, राशन कार्ड, इन सब चीजों के संबंध में अभी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से सरकार की साख बढ़ी है और छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में विकास के काम हो रहे हैं। एक तरफ दोनों दल इस वक्त प्रत्याशी चयन के लिए माथापच्ची कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहर की जनता को रिझाने के लिए दोनों ही पार्टियां घोषणा पत्र को लोक लुभावन बनाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर नेताओं के बीच आपसी तालमेल की कमी दिक्कतें बढ़ा सकती है। वैसे फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं।
घोषणा पत्र जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी द्वारा उसको जारी करेंगे, इसलिए बिंदुवार उसमें जानकारी नहीं दिया जा सकता। हमारा विकास का मुद्दा है, मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा है। सभी नगर पंचायत, पालिका और निगम के लिए बहुत अच्छी रणनीति बनाई है। आने वाले समय में हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें भी आप देखेंगे। वार्डों की बैठक चल रही है और प्रभारी वहां जा करके कार्यकर्ताओं से और मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। तो इस सब का एक समीकरण बना करके हमारी जो प्रत्याशी जो है उसकी चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साफ है कि दोनों दलों के दावेदार अधिकृत प्रत्याशी बनने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और इसलिए दोनों पार्टियों में सही प्रत्याशी को उतारने के साथ साथ असंतुष्टों को वक्त रहते साधना बड़ी चुनौती है। सवाल यह है कि इस कवायद में कौन कितना आगे निकल पाता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं में महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ जनजागरण अभियान चला रही है और इस अभियान को छत्तीसगढ़ में सफल बनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद रोजाना 8 से 20 किलोमीटर तक पदयात्रा कर रहे हैं। जनजागरण अभियान की शुरुआत 14 नवंबर को भिलाई से हुई। आज की तारीख में मोहन मरकाम 12 जिलों में 200 किलोमीटर से भी ज्यादा की पदयात्रा कर चुके हैं। आखिर छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे से कांग्रेसियों के साथ साथ आमजन कितना प्रभावित हो रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने देश में जन जागरण अभियान के माध्यम से केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संगठन के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी है। खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम 14 नवंबर से अब तक 12 जिलों में 200 किलोमीटर से ज्यादा तक की यात्रा कर चुके हैं। यात्रा के दौरान मरकाम आमजनों से मुलाकात कर केंद्र सरकार की विफलताओं को बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अपने कार्यकर्ताओं को जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश भी दे रहे हैं। मोदी सरकार ने बेतहाशा महंगाई बढ़ाई है, आम जनता के जेब में डाका डाला है, आम जनता के जेब में लूटने का काम किया है। ये मोदी सरकार की करनी और कथनी में साथियों, देश का आम जनता परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। कांग्रेस ने जन जागरण अभियान को नवंबर में बस 15 दिन यानी 29 नवंबर तक चलाने का निर्णय लिया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल में एक्साइज कम किए जाने के बाद केंद्र पर और दबाव बनाने का फैसला लिया है। इसलिए अब ये अभियान दिसंबर तक चलेगा और 12 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी सभा आयोजित होने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़ से सैकड़ों कांग्रेस नेता शामिल होंगे। मोदी साहब थे, बड़े नेता कहते थे देश के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि कल तक कहते थे हम वापस नहीं लेंगे। जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी हमेशा कहते थे वो कानून को आखिर वापस लेना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भले ही सत्ता में है, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी आए दिन केंद्र सरकार की नीति या बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी कार्यकर्ताओं को ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जाहिर है इसे 2024 की तैयारी की तरह ही देखा जा रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने आज भोपाल के कोलार इलाके में कोरवा कलियासोत डैम की नहरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभाग के ईई को मौके पर ही फटकार लगा दी। मंत्री तुलसी सिलावट नहर में पड़ी गंदगी पर उखड़ गए। उन्होंने ईई से कहा कि इंजीनियर मैं हूं या आपको नहर में पड़ी गंदगी क्यों नहीं दिखाई देती। मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। मंत्री ने कार्यपालन यंत्री नितिन कोहिकर को फटकार लगाते हुए कहा कि जब नहर का पानी किसानों को नहीं मिलता है तो फिर नहर का क्या मतलब। विधायक रामेश्वर शर्मा ने किसानों को नहर से सिंचाई में हो रही परेशानी भी बताई थी। इसके बाद मंत्री सिलावट ने उनके साथ निरीक्षण किया। पूरे मध्य प्रदेश में निर्देश दिए हैं कि नहरों के साथ हमारे तालाबों पे जो भी अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, गहरीकरण किया जाए, सौंदीकरण किया जाए। किसानों से संवाद करो, अतिक्रमण क्या कारण है, जो पानी हम भेज रहे हैं वो पानी किसानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम किसानों से संवाद करेंगे तो हमको सही स्थिति का पता पड़ेगा।
मध्य प्रदेश में बाघों की मौत को लेकर प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय शाह ने अजीबोगरीब बयान दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले एक साल में 38 बाघों की मौत हुई है। जब मंत्री जी से बाघों की इतनी संख्या में मौत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां मौत भी ज्यादा होगी। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में 500 से भी ज्यादा बाघ हैं। बाघों की उम्र 10 से 15 साल होती है। इस हिसाब से हर साल 40 से 45 बाघों की मौत होना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक साल में 38 बाघों की ही मौत हुई है। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो मध्य प्रदेश में बाघों की मौत के आंकड़े कोई चिंता का विषय नहीं है। जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां मौत भी ज्यादा होगी। आपको मेरा उत्तर अजीब सा लग सकता है, लेकिन सामान्यतः 11-12 साल में टाइगर मर जाते हैं। 11 साल में एक टाइगर मर जाता है तो हर साल कितने टाइगर मरना चाहिए? मैं समझता हूं कि 40-45 टाइगर, और उसमें अगर 38 टाइगर मर जाते हैं तो ये कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है कि हमें चिंता का विषय है। आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग कर रहे ओबीसी महासंघ ने सोमवार को जबलपुर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान महासंघ से जुड़े कुछ पदाधिकारियों ने रैली निकालने की कोशिश की। बताया जाता है कि सिर्फ धरना प्रदर्शन की अनुमति थी, इसलिए पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रैली निकालने से रोका। इस पर ओबीसी महासंघ के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। ओमती थाना पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर डंडे बरसाए। करीब 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। तो जब हमारा 51% सरकार ने ऑफिशियली हाई कोर्ट में दिया है कि हमारी 51% संख्या है, तो हमको 51% अधिकार कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधायक, सांसद और आपके अभी शिक्षकों की भर्ती है, ये सारे मुद्दे हमें 51% हर जगह अपने राइट चाहिए। जब भीड़ इकट्ठा हुई तो आयोजक सभी वहाँ से खिसक लिए और जो असामाजिक तत्व थे वो पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ के और पुलिस को गिराते हुए आगे निकल गए, जिनको रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। 50 लोग होंगे, अभी जाके उनकी गणना करते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्री बिसाहूलाल के विवादित बयान को लेकर मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। हालांकि बिसाहूलाल ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने भी उनकी पेशी हो चुकी है। फिर भी जगह जगह से विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। पहला मामला ग्वालियर से, जहां पर हजीरा चौराहे पर मंत्री बिसाहूलाल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और कहा कि जब तक बिसाहूलाल का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। दूसरी तस्वीर खंडवा की है, जहां पर करणी सेना ने बिसाहूलाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और मंत्री पर मामला दर्ज करने की मांग की। तीसरी तस्वीर सीहोर जिले की है, जहां पर क्षत्रिय समाज ने बिसाहूलाल का विरोध करते हुए पुतला फूंका और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरेआम माफी मांगने की मांग की। और अब आइए देखते हैं बिग न्यूज। केंद्र सरकार के 3 कृषि सुधार कानून के विरोध में 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन 2 दिन में खत्म हो सकता है। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें घर वापसी पर सहमति बन गई। हालांकि अंतिम फैसला 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होगा। बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का बिटकॉइन को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने बताया कि सरकार बिटकॉइन को लेकर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का कोई डाटा नहीं रखती। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र से विपक्षी दलों के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें कांग्रेस के 6, शिवसेना के 2, टीएमसी के 2, सीपीआई और सीपीएम के 1-1 सांसद शामिल हैं। सभी 12 राज्यसभा सांसदों को मौजूदा शीतकालीन सत्र से निलंबित किया गया है। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है। अब इसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे।
अगले महीने भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीकी दौरा शुरू हो रहा है। 17 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक 10 मैच खेले जाने हैं। इनमें 3 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 4 टी20 मैच होने हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट से संक्रमण के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम का ये दौरा खतरे में पड़ सकता है। भारतीय शेयर बाजार के लिए हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। पूरे दिन बाजार में जबरदस्त उठापटक देखने को मिली। सेंसेक्स 153 अंकों की तेजी के साथ 57,000 और निफ्टी 27 अंकों की तेजी के साथ 17,000 के पार जाकर बंद हुआ। कुछ और खबरें। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चेक बाउंस मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल अमीषा पटेल और उनकी कंपनी अमीषा पटेल प्रोडक्शन ने UTF टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड से फिल्म बनाने के नाम पर 32,25,000 रुपए उधार लिए थे। इसके एवज में उन्होंने 32,25,000 रुपए के 2 चेक दिए थे जो कि बाउंस हो गए थे। जिसके बाद UTF टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने भोपाल जिला कोर्ट में मामला दायर किया था। सुनवाई में भी अमीषा पटेल कोर्ट में पेश नहीं हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अमीषा पटेल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आगामी 4 दिसंबर को अमीषा कोर्ट में पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस वालों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है और इस लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें 3 से 4 युवक एक एम्बुलेंस संचालक को सड़क पर बेरहमी से डंडे से पीटते नजर आ रहे हैं। आसपास काफी भीड़ लगी हुई है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 20 कदम की दूरी पर अस्पताल की पुलिस चौकी है। इसके बाद भी वहां पुलिस नहीं पहुंची। 2 दिन पहले ही एक पेशेंट को पहले ले जाने की बात पर दोनों एम्बुलेंस संचालकों के बीच विवाद हुआ था। इसका मामला कंपू थाने में दर्ज है और उसी मामले में राजीनामा कराने के लिए धमकाने आए युवकों ने डंडे से युवक को पीटा। पिटाई करने वाले एम्बुलेंस कार्य से जुड़े हुए हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की ओर से अपने कैंपस में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई है। इस निर्देश का ABVP के विरोध के बाद अब NSUI और युवा कांग्रेस भी यूनिवर्सिटी से आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसी और NSUI कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंचे, जमकर नारेबाजी की। दरअसल DAVV प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि धरना प्रदर्शन, विरोध और ज्ञापन देने के लिए विश्वविद्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। DAVV ने उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय प्रोक्टोरियल बोर्ड के अनुशंसाओं और कार्यपरिषद की बैठक के लिए निर्णय का हवाला देते हुए ये रोक लगाई। फैसला वापस ले या ना ले, NSUI हमेशा छात्रों की आवाज उठाती आई है, उठाती रहेगी और इसके पहले भी ऐसे कई इन्होंने लेटर निकाले हैं और NSUI ने हमेशा उसका विरोध किया और लेटर को निरस्त भी कराया। तो हम पूरी ताकत से इस लेटर को निरस्त भी कराएंगे और इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। उनका कहना यह है कि परमिशन पहले क्यों लें, जबकि ऐसा नहीं है कि भाई या कोरोना को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए पहले परमिशन लेने की आवश्यकता थी। इसलिए इसमें संशोधन किए गए थे। 1-2 पॉइंट्स किए, उनको पुनर्विचार किया जाए। भारत अपनी स्वाधीनता की 75वीं सालगिरह मना रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की ओर से भारतीय धरोहरों एवं ज्ञान विज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। देश में अमृत महोत्सव की धूम है। ऐसे में गणित और साइंस में भी बच्चों की रुचि अधिक से अधिक हो सके, इसलिए रामानुज अमृत भारत गणित यात्रा का आयोजन भी किया गया है। इस क्रम में महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन का परिचय छात्र छात्राओं से करवाने और गणित विषय में रुचि जागृत करने के लिए CBSE ने रामानुजन अमृत भारत गणित यात्रा का आयोजन किया है। विभिन्न स्कूल इसमें सम्मिलित होकर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं।
इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए NH गोयल वर्ल्ड स्कूल प्रारंभ से ही इस प्रकार के कार्यक्रमों का हिस्सा बनता आ रहा है। आयोजन के दौरान अलग अलग स्टॉल लगाए गए। सभी छात्रों ने एग्जीबिशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। खास बात यह रही कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए कोविड गाइडलाइंस के पालन भी करवाए गए हैं। एप्लीकेशंस को हमने कन्वर्ट करके मैथमेटिक्स को बहुत रुचिकर बनाए और खास करके राइट ब्रेन एक्टिविटी मैथमेटिक्स से बहुत इजीली कैलकुलेशन करना है, तो इसको देख करके लोग बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये हम लोग यहाँ पर आकर के कई एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ में फैलाना चाहते हैं। इतने सारे बच्चों ने इतने सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं सिर्फ यही बताने के लिए कि मैथ्स और साइंस हमारे जीवन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, अलग कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो बच्चे कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, दोनों प्रोत्साहित होते हैं इससे। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।